ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आप लोगों ने इसका फर्स्ट हाफ पहले ही देख लिया होगा, उसके बाद ही आप सेकेंड हाफ की ओर आए थे। अगर आप अभी इस वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले जाके उस वीडियो को याद से देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम उसके आगे का सेकेंड हाफ कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कल हमने या फिर जो हमारी लास्ट थी हमारी वीडियो, उसमें हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। आज उसके अलावा और भी जो हमारी लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे इस चैप्टर में रहती हैं, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, ठीक है। आज हम उन पे ध्यान देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। व्हाट इज मेंट बाय डेमोग्राफिक? देखिए, डेमोग्राफिक का मतलब होता है, अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है कि उस टाइम पे जो हमारे देश में जितने भी जो लोग जो उस टाइम पे रह रहे थे, उनकी कैसी हालत थी, या कहें तो वहां के उस टाइम पे हमारे इंडिया के जो लोग थे उनकी किस तरीके की कंडीशंस थी, वहां का कैसा बर्थ रेट था, कैसा हमारा डेथ रेट था, कैसी वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस टाइम पे हमारे इंडिया की। आज हम इस चीज में उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे पहले हमेशा चीज जो आज भी हमारे इंडिया में प्रिवेल करती है, उसका नाम है सेंसस। व्हाट इज मेंट बाय सेंसस? सेंसस क्या होता है? सेंसस एक एक्टिविटी है जो कि हर 10 साल में, एवरी डेकेड हमारे कंट्री में की जाती है। ये पूरी की पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है पॉपुलेशन की। इसमें हर एक चीज आपकी इंक्लूड होती है, फिर चाहे वो आपकी इसमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग तमाम चीजें, जैसे कि हमारी वहां की बर्थ रेट है, डेथ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, कैसी वहां की बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कितने हैं, वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंप्रूव है, कितना नहीं है, तमाम चीजें जो भी हमारी पॉपुलेशन की स्टडी में एक काम की जाती हैं, ठीक है। सेंसस हम उसे कहते हैं। सेंसस हमारे इंडिया में सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस से पहले इन द ईयर 1881 में किया गया था। ध्यान रखेंगे इसी को। 1881 में फर्स्ट सेंसस हमारे इंडिया का कंडक्ट कराया गया था। एंड आफ्टरवर्ड्स हर 10 सालों में, मतलब दैट मींस लास्ट 2011 में हमारा सेंसस आया था। ऑफ कोर्स 2021 में भी आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू ऑफ कोर्स कोविड-19 वो हमारा थोड़ा सा और अब डिले हो गया है। होपफुली इन दिस ईयर एंड तक शायद हमारे पास नया सेंसस होगा। तो सेंसस आप लोगों को मैंने बता दिया है कि क्या होता है, कि जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है हमारी पॉपुलेशन की। आफ्टरवर्ड्स एक चीज और होती है, द ईयर ऑफ 1921 हमारे इंडिया में माना जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का क्या मतलब है? ध्यान से इसको बहुत सुनिएगा। मैं इस चीज में लिखूंगा कम, समझाऊंगा मैं आपको ज्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब है कि यहां पे हमारा इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की ओर बढ़ा था। अब ये सेकेंड स्टेज कौन सी स्टेज है, कौन सी इसकी फर्स्ट स्टेज थी, एंड कौन सी, क्या इसके अलावा कोई और भी स्टेजेस है? ध्यान देते हैं। सो देयर आर 3 स्टेजेस। ओके, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। There are 3 stages of demographic transition. First stage में हमारा आता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। दोबारा कह रहा हूं मैं, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। मतलब बहुत ज्यादा लोग अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं इस कंट्री में, और बहुत ज्यादा लोग जो है उनकी डेथ भी होती है। मतलब यहाँ पे
नेटेलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मोर्टेलिटी रेट? मोर्टेलिटी का मतलब है कि जो लोग डेथ हो जाती है जिनकी, और नेटेलिटी का मतलब होता है कि हमारे मतलब किसी भी जगह पे लोग कितने ज्यादा बॉर्न हो रहे हैं, न्यू लाइफ बॉर्न्स की अगर आप बात करें तो बहुत ही ज्यादा दोनों चीजें क्या होती हैं, हाई होती हैं किसी भी कंट्री में। अगर ये दोनों चीजें बहुत हाई होती हैं तो वो कंट्री उस टाइम पे फर्स्ट स्टेज में होता है। ओके, सेकेंड स्टेज में हमारा आता है, सेकेंड स्टेज में हमारा आता है कि हम हाई बर्थ रेट, तो अभी भी हम उसी चीज पे थे, लेकिन अब हमारा लो डेथ रेट हो जाता है। ठीक है, हाई बर्थ रेट मतलब अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी फैमिली प्लानिंग को लेकर, अवेयरनेस को लेकर कि हमें एग्जैक्टली अपनी फैमिली की प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए। लेकिन यहां पे हमारा लो डेथ रेट का मतलब है कि यहां पे हमारा, अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में या उस टाइम पे किसी भी कंट्री में उस टाइम पे थोड़ी सी आपकी मेडिकल की फैसिलिटीज काफी अच्छी आई होंगी, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ, वहां का डेथ रेट अब थोड़ा सा लो हो रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट एंड इन विच द थर्ड स्टेज, जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल और एक आइडियल स्टेज मानी जाती है हर एक डेवलपिंग और जो कि सून टू बी डेवलप्ड होते हैं कंट्रीज उनके लिए। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है हमारा, ऑफ कोर्स ये जो हमारा हाई बर्थ रेट होता है ये हमारा ये भी अब लो हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स लो डेथ रेट तो हमारा ऑलरेडी होता ही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डेथ रेट है, जो हमारा बर्थ रेट है, अगर किसी भी कंट्री में वो दोनों ही हमारे कम हो जाते हैं, दैट मींस वहां की पॉपुलेशन मोस्ट स्टेबल मानी जाती है, बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस वगैरह नहीं होते हैं, एक आइडियल स्टेट मानी जाती है। ठीक है, अब आती है बात कि अब इसको मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो कि आपकी बुक में भी शायद नहीं दे रखा होगा, लेकिन इसका यहां पे क्या इस्तेमाल है। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब है कि यहां पे इंडिया एंटर कर गया था सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज का क्या मतलब है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इसका मतलब इससे पहले द ईयर ऑफ 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट था, लेकिन अब आफ्टर द ईयर 1921 हमारा इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया था। इसी वजह से हमने इसको द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा है। इवन टुडे आज भी हम सेकेंड स्टेज पे ही ऑफिशियली हैं, अभी हम थर्ड स्टेज की ओर नहीं बढ़े हैं। ठीक है, ओके, एक और चीज है कि अब जब हम किसी भी दूसरे स्टेज पे जब हम शिफ्ट होते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है। हम ऐसे कैसे हम कह देंगे कि भाई हम आज से हैं और कल से नहीं थे। इसका मतलब है कि 1921 के बाद से हमारी पॉपुलेशन कभी भी डाउनग्रेड नहीं गई है। मतलब अगर 100 लोगों ने जन्म लिया और 110 पीपल्स अगर डेथ हो जाती है एक दिन में या एक महीने में, एक साल में, तो हमने अब क्या कहा कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन 10 पीपल से कम हो गई। लेकिन यहां पे क्या होता है, सेकेंड स्टेज, लेकिन सेकेंड स्टेज में एंटर होने के लिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो कभी भी डाउन नहीं गई है। फ्लक्चुएशंस हुए हैं लेकिन कभी भी पहले से डाउन नहीं गई है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि हाँ कि डेथ रेट हमारा कम हुआ है लेकिन हाँ बर्थ रेट अभी भी उतना ही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पे हमारा इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया था, जिसका मतलब है कि हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट। ओके, होपफुली अब एकदम होगा क्लियर यहां पे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि उस टाइम के सेंसस के अकॉर्डिंग, उस टाइम की हालत के अकॉर्डिंग हमारे देश में क्या क्या चीजें काफी कंसर्निंग थी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे ऑफ कोर्स हाई बर्थ रेट थी एंड हाई डेथ रेट थी। अगर मैं इस ईयर से पहले की बात करूं तो ये कितना था, या कहें तो बर्थ रेट और डेथ रेट हम फाइंड कैसे करते हैं। एक्चुअल में देखें तो हाई बर्थ रेट या फिर बर्थ रेट का मतलब होता है कि पर 1000 पीपल इन द कंट्री उसमें कितने लोग हमारे न्यू बॉर्न हैं। मतलब पर 1000 पीपल में से वो लोग हमारे पर 1000 में से कितने लोग हमारे न्यूली बॉर्न एग्जैक्टली दे रहे हैं। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो 48 पर 1000 हमारी थी उस टाइम की कंडीशन, और डेथ रेट की बात करें तो पर 1000 कितने लोगों की डेथ हो गई है। तो यहां पे 40 पीपल्स पर 1000 लोगों की उस टाइम पे हमारे इंडिया में डेथ रेट था, और बर्थ रेट था हमारा 48 पर 1000। ध्यान रखेंगे इसको, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है
सेकेंड चीज जो कि हमारे यहाँ पे इस टाइम काफी कंसर्निंग होती है वो है हमारा यहाँ पे ऑफ कोर्स डेथ रेट हो गया, हमारा बर्थ रेट हो गया। अब आते हैं हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे कंट्री में एवरेज, अगर हम कहें एवरेज के तौर पे एक इंसान कितने साल तक जीता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बिकॉज कोई मेडिकल की फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा उस टाइम पे थी हमारे इंडिया में कमी, जिसकी वजह से उस टाइम पे जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अराउंड 44 और 48 के आसपास थी, जो कि आज के टाइम पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो अब हमारी 68 तक आ चुकी है। तो ऑफ कोर्स ड्यू टू इंक्रीमेंट और द एडवांसमेंट ऑफ द न्यू मेडिकल साइंसेस आज के टाइम पे हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो हमारा अराउंड 68 ईयर्स के आसपास है। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग हमारा आता है इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी या फिर कहें तो इसका अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो क्या आता है? लिटरेसी रेट। ठीक है, अगर हम बहुत ध्यान से इस चीज को समझें, उस टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इलिटरेट थे, एजुकेशन के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता था, अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे इंडिया का जस्ट 17% पीपल वर लिटरेट्स, जस्ट 17%। और इसका मतलब हुआ कि मोर देन आपके ऑफ कोर्स 83% पॉपुलेशन हमारी क्या थी? इलिटरेट थी। स्पेसिफिकली अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्स की बात करूं, मतलब फीमेल्स की बात करूं, वुमेन्स की बात करूं, तो वो और ज्यादा कम था। वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल वुमेन्स इन अवर कंट्री एट दैट टाइम वर जस्ट लिटरेट एंड 93% वर द इलिटरेट्स। अब आप इस चीज को खुद सोच सकते हैं कि ऑफ कोर्स कितनी ज्यादा खराब हालत थी उस टाइम पे हमारे कंट्री की। ओके, मूविंग अहेड टू द सम न्यू पॉइंट्स। ओके, सेकेंड हमारा 3 पॉइंट्स ए बी सी। थर्ड हमारा यहाँ पे फोर्थ आता है यहाँ पे हमारा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हेल्थ फैसिलिटीज बहुत खराब थी उस टाइम पे। क्या कहते हैं हमारे इंडिया में किसी भी तरीके का अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, मेडिकल साइंसेस की एडवांसमेंट नहीं थी, लोगों की डेथ बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे पुअर हेल्थ की फैसिलिटीज लोगों के पास, लोगों को यहाँ पे एयरबॉर्न डिसीजेस, वाटरबॉर्न डिसीजेस आसानी से उनको लग जाती थी, और जो कि उनका मॉर्टेलिटी रेट का हमारे इंडिया में कारण सबसे ज्यादा बनता था। ओके, मूविंग अहेड टू द न्यू, आपकी हेडलाइन आती है नेक्स्ट, आपका आता है इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ओके, ध्यान देंगे। अगर हम देखें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में, अगर हम देखें व्हाट इज इन्फेंट? इन्फेंट का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो कि जस्ट उसकी हुई है बर्थ और अभी 1 साल से पहले पहले तक का, ठीक है, अभी वो 1 साल का हुआ नहीं है, तो उससे पहले पहले तक का। मोर्टिलिटी मैंने आपको अभी समझाया था, मोर्टिलिटी माने डेथ रेट। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि कितने बच्चे ऐसे थे पर 1000 में से, ये भी हम करते हैं कैलकुलेट पर 1000 में से, कि अगर 1000 अगर बच्चों का होता है बर्थ, तो कितने बच्चों की 1 साल के होने से पहले पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। कैन यू गैस इट? बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, 218 पर 1000 बच्चों की उस टाइम पे डेथ्स हो जाती थी, जो कि आज के टाइम पे ये ऑफ कोर्स गिर के बहुत कम रह गया है, अप्रोक्सीमेटली 40 पर 1000 के आसपास आज के टाइम पे हमारे इंडिया में ये, अकॉर्डिंग टू द ऑफ कोर्स सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अभी काफी कम होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। अब आता है हमारा कि लास्ट जो हमारा इसका एक और आता है डेमोग्राफिक कंडीशन की, अगर हम बात करें कि वाइड स्प्रेड पोवर्टी। ठीक है, वाइड स्प्रेड पोवर्टी का मतलब है फैलती हुई, बहुत ज्यादा
हद से ज्यादा लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। पॉवर्टी का मतलब है कि गरीबी आपकी वहां पे उस टाइम पे हर जगह कंट्री में आप इस टाइम पे देख सकते थे। बहुत ही उस टाइम पे बुरी हालत थी कंट्री की, और इसमें ब्रिटिशर्स का रोल था कि वो उनकी हालत को इंप्रूव करना नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डेमोग्राफिक कंडीशन। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेंसस ऑफ कोर्स किस ईयर में सबसे पहले आया था, 1881 में। 1921 को हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पे हमारा इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया था। ये हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। अब आते हैं हमारे इसके मेन पॉइंट्स की हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा था और लिटरेसी रेट बहुत कम था, और जस्ट अबाउट 16 to 70% ही हमारी उस टाइम की पॉपुलेशन जस्ट वाज लिटरेट। इवन वर्सन खराब थी, और ज्यादा खराब थी कंडीशंस महिलाएं वुमेन्स के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी उस टाइम पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा ही बच्चों को, बिकॉज जैसे वो पैदा होते थे उनके साथ बहुत सारी ऐसी, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, बिकॉज अभी ऑफ कोर्स वो बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चे, इसी वजह से उस टाइम पे उनको ऐसी डिसीजेस लगती थी जिनका उस टाइम पे कोई इलाज नहीं होता था। तो 218 आउट ऑफ पर 1000 आपके बच्चों की डेथ हो जाती थी बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आता है इसमें, नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो हमारा आता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, एग्जैक्टली बात करें तो दिस इज द ओनली सेक्टर, या मैं बात करूं कि ये एक इकलौता उन सेक्टर्स में से है जहां पे ब्रिटिशर्स ने वाकई में काम किया था, जहां पे उन्होंने वाकई में हमारे इंडिया को डेवलप करा था, या बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे इंडिया को दी थी। लेकिन क्यों दी थी? बिकॉज दे वर ऑलवेज ओनली फोकस ऑन देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देन व्हाई दे आर डेवलपिंग, व्हाई दे इवन ट्राई टू डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इसमें से कि रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन के सोर्सेस, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इन तमाम चीजों को उसने इंप्रूव किया था। क्यों किया था? बिकॉज उस टाइम पे हमारा ऑफ कोर्स इतना डाइवर्सिफाई था इंडिया, कल्चर अलग था, इतना फैला हुआ था। अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलाइज करवाने के लिए, रॉ मटेरियल्स को गांव से शहर तक और शहर से पोर्ट्स तक, एयर आपके जो सी पोर्ट्स होते थे जहां पे कि शिप के थ्रू आपका माल जाएगा बाहर, जहां पे कि एयर के थ्रू आपका माल जाएगा बाहर, रेलवेज बनवाई गई। बिकॉज कंट्री साइड मतलब गांव की जो हमारी होती थी सड़कें, वो ऑल वेदर रोड्स नहीं होती थी। इन तमाम चीजों को इंप्रूव करने के लिए, मतलब उन्होंने इंप्रूव करा, क्यों करा? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए, अपने खुद के लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो हमारा इंप्रूव करा था वो थी हमारी रोड्स। तो रोड्स की बात करें तो उस टाइम पे हमारे इंडिया की ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर माने ऑल सीजन वेदर रोड्स हमारी नहीं थी। ऑल सीजन अगर हम देखें तो कि रेनी सीजन के टाइम पे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बल्कि हो जाता था कि वहां के लोग, जो कि अगर हम बात करें कि ड्रॉट, अगर सूखा पड़ गया या फिर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से अगर वहां पे फ्लड्स आ जाते तो वहां के लोगों के पास खाने को तक नहीं होता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वहां के रोड्स को अच्छा करा था, जिससे इवन हमारे इंडिया का भी हुआ था फायदा कि वहां के लोगों के पास हम आसानी से अपने सामान को, खाने पीने की चीजों को सप्लाई कर पाते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो यहां पे ब्रिटिशर्स का था इंटरेस्ट, वो क्या था कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने लॉ एंड ऑर्डर को बेस्ट टू बेस्ट मेंटेन करने के लिए, दूसरी चीज अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, मतलब थर्ड चीज कि अपने सामान को कंट्री साइड से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहां तक? नियर बाय रेलवे स्टेशंस और सी पोर्ट्स।
जहां से उनका सामान हमारे इंडिया से बाहर उनके कंट्री ब्रिटेन तक जाता था। ठीक है, सो दीज वर द जो की चीजें उनके काफी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में थी। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें रेलवेज की, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को काफी अच्छा दिया था। इन द ईयर 1850, इन द ईयर 1850 हमारे इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, हमारे इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है कि व्हाई दे वर बीइंग इंप्रूव्ड, हमें इनको इंप्रूव क्यों कर रहा था? ऑफ कोर्स फॉर द बेस्ट एंड द क्विक आपके रिफ्लेक्शन के लिए। मतलब अगर ब्रिटिशर्स को कहीं से भी कुछ भी अगर इस तरीके का होता था कि अगर उनको अपनी आर्मी को तुरंत ही कहीं ना कहीं पे उनको डिप्लॉय करना है, दे जनरली यूज द रेलवेज टू काउंटर, टू एग्जैक्टली टू यू नो टू रूल ऑल ओवर द इंडिया, अपने पूरी की पूरी इतने बड़े इंडिया को अपने कब्जे में रखने के लिए, अपने रूल में बनाए रखे रहने के लिए, कहीं भी अगर रिवोल्ट होता था उस पर वहां तक पहुंचने के लिए टाइम टू टाइम इन्होंने हमारे रेलवे को इंट्रोड्यूस करा था। ऑफ कोर्स अपने सामान को, अपने रॉ मटेरियल्स को भी सी पोर्ट तक लेके जाना, इन तमाम चीजों में रेलवेज का बहुत इस्तेमाल हुआ था। लेकिन हाँ, इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हमारे पे अब क्या क्या पड़े थे, जैसे कि जब रेलवेज हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद से हम इंडियंस, जो कि इतना डाइवर्सिफाई हमारा है कंट्री, अलग अलग स्टेट्स हैं यहाँ पे, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, यहां पे हमारे इंडिया में एक इंसान को दूसरी लैंग्वेज को जानने के लिए, दूसरे कल्चर को जानने के लिए अब काफी आसानी हो गई थी। जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे, ध्यान से बहुत सुनिएगा, जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेट्स में, अब उन बैरियर्स को अब हम तोड़ सकते थे, या फिर हाँ, अब उनको हम काफी हद तक कम कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दीज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है दे वर इंट्रोड्यूस्ड एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों को ही हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था। ऑफ कोर्स दे वर वेरी दे वर वेरी क्यूरियस अबाउट कि हमें उनको अपने सी पोर्ट्स को, अपने वाटर ट्रांसपोर्ट को इनको अपने इंप्रूव करना था, एयर ट्रांसपोर्ट को अपने इंप्रूव करना था। लेकिन हाँ, इनकी इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इसमें लग रही थी। वाटर ट्रांसपोर्ट में सी पोर्ट्स उनको अपने बनाने में, जो कि कैनाल्स के आसपास होते थे, लेकिन हाँ, उनको मेंटेन करना काफी महंगा पड़ रहा था। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सी पोर्ट्स इनके उस टाइम पे इनको अपने बंद भी करने पड़ गए थे। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, जो कि हमारा क्या आता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का अगर हम देखें तो यहां पे क्या आता है हमारा, मेन आता है टेलीग्राफ, जो कि कैसा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। व्हाई? ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन करा था। इसके जरिए ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में अराउंड द कंप्लीट कंट्री एक क्विकली मैसेज सेंड कर सकते थे, अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग या किसी भी इमरजेंसी के रिगार्डिंग, अगर उनको कैसी भी, अगर उनको अपने ही लोगों से हेल्प चाहिए होती थी तो। लेकिन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ अगेन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसको इस्तेमाल करना उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव था, बिल्कुल न्यू उस टाइम पे एक टेक्नोलॉजी थी जो कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में लेके आए थे। इसको प्रॉपर मेंटेन करते रहना, इसकी मेंटेनेंस काफी हाई पड़ रही थी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको भी उन्होंने आफ्टर द इंट्रोडक्शन उन्होंने उसको भी फिर बंद करना पड़ गया था। सो दीज वर द 4 फील्ड्स जहां पे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया था। सबसे पहले उन्होंने दिया था हमारा रोड्स पे ध्यान दिया था, रेलवेज पे ध्यान दिया था, एयर और ट्रांसपोर्ट, वाटर के ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया था, और कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन करा था। ओके, सो होपफुली आपको अब तक आ रहा है समझ में। हमारा डेमोग्राफिक हमने पूरा पढ़ लिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया पूरा। नाउ मूविंग अहेड टू द थर्ड थिंग। तो These were the हमारे ये सारे के सारे सेक्टर्स। कल हमने पढ़ा था, हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल, हमने पढ़ा था आपका फॉरेन ट्रेड। उसके बाद हमने आज पढ़ा डेमोग्राफिक कंडीशंस हमारी थी कैसी,
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या क्या काम करे। दे वर द पॉइंट्स जहां पे कि हमारे इंडिया में बहुत तमाम तरीकों के चेंजेस आए थे इन तमाम आपके सेक्टर्स में। लास्ट जो हमारा अब इस चैप्टर का रहता है टॉपिक कि क्या क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी तो शायद कुछ कभी ना कभी रहा होगा, मतलब क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा किसका, ब्रिटिशर्स का हमारे कंट्री में। ध्यान देते हैं बहुत क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से दिया था कि हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन्स में। दैट मीन्स अर्लियर, मैंने आपको लास्ट वीडियो हमने एक वर्ड पढ़ा था, इसका नाम था सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो व्हाट इट मैन टू बी, सबसिस्टेंस का मतलब होता है, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि हम उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने कंट्री में फूड ग्रेन्स का जितना कि फार्मर्स को खुद के कंजम्पशन के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब हम उसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लास्ट वीडियो, दैट ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की ओर मूव करवाया था, जिसकी वजह से हमें काफी हद तक अब टेक्निक्स इंडियन फार्मर्स को पता लग रही थी कि हम कैसे अब खुद सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकते हैं और हम कैसे उस चीज को मार्केट में कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं, इवन अवर फूड क्रॉप्स। ओके, तो इसके रिगार्डिंग काफी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा था यहां पे ब्रिटिश का। सेकंड कंट्रीब्यूशन की अगर हम करें बात, तो ऑफ कोर्स हमारे पास अभी हमने देखा कि हमारे पास अब एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन की थी फैसिलिटी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हमारे पास रही, जो कि हमको ऑफ कोर्स रोड्स, रेलवेज, दीज वर द पॉइंट्स जहां पे कि ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से हमारे इंडिया को यहां पे इंप्रूव करा था, एंड दैट्स अ फैक्ट। नेक्स्ट थिंग हमारी बढ़ती है आगे, जहां पे हमारा आता है कि अब जो फेमाइन्स होती थी, अब हम उस पे इजीली रिएक्ट कर पाते थे। दैट मीन्स जब हमारे इंडिया में रेलवेज अच्छी हो गई, जब हमारे इंडिया में रोड्स अच्छी हो गई, तो जब रेनी सीजन के टाइम पे, फिर ड्रॉट के टाइम पे, जब किसी भी जगह पे जब एक बहुत सूखा या एकदम फ्लडेड एरिया में जब वहां पे फूड सप्लाई की बहुत दिक्कत होती थी, वहां के लोग फेमाइन, भूख मरीज से अगर बच सके, उनके लिए यहाँ पे ऑफ कोर्स उन्होंने जब वहां पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया बना के, तो अब वहां के लोगों के पास हम आसानी से अपने फूड की सप्लाई को जनरेट कर पाते थे, फूड की सप्लाई को वहां तक हम पहुंचा पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि earlier, before the Britishers, when they came into India, when the East Indian Company came into existence, came into as a ruling thing in our country, उससे पहले हमारा इंडिया बार्टर सिस्टम में डील करता था। आई होपफुली कि आप लोगों ने मैक्रो में बार्टर सिस्टम के बारे में इन द चैप्टर मनी आपको लोग को आता होगा। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहां पे कि हम C2C, कम्युनिटी टू कम्युनिटी हम करते हैं, उसमें अपना ट्रेड करते हैं, ऑफ कोर्स सामान करते हैं, जो कि काफी उसमें बहुत दिक्कतें भी थी। तो हमारे इंडिया में इंट्रोडक्शन करा था ब्रिटिशर्स ने ऑफ मॉनेटरी सिस्टम का, मतलब यहां पे हमने बार्टर सिस्टम से एक मॉनेटरी मींस आपके जहां पे कि करेंसी की अब आपको जरूरत पड़ती है, रुपीस की आपको जरूरत पड़ती है अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। ओके, तो यहां पे जो इसका इंट्रोडक्शन करा था वो ऑफ कोर्स हमारे ब्रिटिशर्स ने करा था हमारे इंडिया में। एंड द लास्ट थिंग जो कि हमको यहां पे ध्यान रखनी है, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में काफी ज्यादा एक अच्छा एक फीडबैक या कह लीजिए कि एक लोगों को यहाँ पे कुछ एक अच्छा भी सिखा के गए, कि उन्होंने हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक उन्होंने हमारे कंट्री पे रूल करा। इवन आप तो ऑफ कोर्स उन लोगों को आइडिया होगा कि एक कंट्री पर रूल करना किस तरीके से होता है, वो भी इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री था हमारा, इतना कल्चर इतने सारे थे, इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस थी। तो ऑफ कोर्स दे वर अवेयर अबाउट द एक्चुअल में देखा जाए तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन आता था करना, उनको किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को करना,
मेंटेन, किस तरीके से हर चीज को एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से आता था। दैट मीन्स अगर हम यहां पे करें बात, तो दे वर वेरी वेल अवेयर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। दिस मीन्स कि वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा था उन लोगों से, ताकि जो हमारे अब आने वाले जो हमारे इस देश के पॉलिटिशियंस थे, दे वर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि व्हाट द थिंग्स शुड बी डन, ताकि हम आगे जाके अपने कंट्री को आसानी से रूल कर पाए, हम आसानी से अपने कंट्री को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, सो दीज वर द पॉइंट्स। अगर हम बात करें, सो ओवरऑल आपका यहाँ पे चैप्टर अप्रोक्सीमेटली होता है कंप्लीट। कुछ आपके इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनको भी अभी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में 5 सेक्टर्स के बारे में देखा, एंड द लास्ट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ, वो था हमारा इसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस। ओके, मूविंग अहेड नाउ। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके वन लाइनर या फिर आपके यहाँ थोड़े से 1 या 3 नंबर में जो आपके आते हैं क्वेश्चंस डिफाइन करने के लिए, वो आपके यहाँ पे टर्म्स आ सकती हैं। ध्यान सुनेंगे। कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मतलब समझाया था, कॉलोनियलाइजेशन से आपका ये वर्ड आया है। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कि 2 कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली रूल करता है, वहां की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो एक दूसरा कंट्री बनाता है, बल्कि वो कंट्री नहीं बनाता है एग्जैक्टली जिस पे वो रूल कर रहा होता है। ठीक है, जिस कंट्री पे रूल होता है, जैसे कि हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स कर रहे थे रूल, तो ब्रिटिशर्स के लिए हम क्या थे, एक कॉलोनी थे, तो वहीं से आपका ये आया वर्ड कॉलोनियल इकोनॉमी। ऑफ कोर्स इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा रहे थे। अगर हम देखें कि हमारे इंडिया में इन्होंने फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को ये लोग लेके आए थे। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को ये लोग लेके आए थे। हमारे इंडिया में इन्होंने हमारे फार्मिंग सेक्टर को कभी भी ग्रो नहीं होने दिया। ठीक है ना, इन्होंने इसके अलावा हमारे इंडिया के जो हमारा इंडस्ट्रियल था सेक्टर, इन्होंने हमारे क्या कहते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ओवरऑल बहुत हद तक डैमेज करा था। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलोनियल इकोनॉमी। ओके, होपफुली आपको आ गया वो समझ में। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसको ध्यान से सुनिएगा पहले। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कि फ्यूडल इकोनॉमी, फ्यूडल का मतलब है कि जहां पे कि आपकी क्लासेस आ जाती हैं। क्लास का मतलब है कि वो हमसे बड़ा है और हम उससे छोटे हैं। अब ये क्लास के बिहाफ पे, अब यहां पे हमारे 2 तरीके के सिस्टम का यहां हमारे इंडिया में उस टाइम पे जनरेशन होता है। हमारे इसमें 2 आते हैं सिस्टम। सबसे पहला आता है हमारा फ्यूडल सिस्टम और सेकंड हमारा आता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब है, देखिए, फ्यूडल सिस्टम का हमने लास्ट वीडियो में समझा था जमींदारी सिस्टम। दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूडल सिस्टम, जहां पे कि एक रिलेशन देखते हैं हम किस किस के बीच में, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं और वहां पे काम करने वाले छोटे छोटे टेनेंट्स। टेनेंट्स माने स्मॉल फार्मर्स जो कि उनके यहाँ फोर्सफुली काम करते हैं। एग्जैक्टली तो फ्यूडल सिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्यूडल सिस्टम में हमारा क्या आता है, एक रिलेशनशिप होता है हमारे इंडिया में डेवलप, जो कि एक लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में होता है, जहां पे ये लोग इनसे बहुत ज्यादा लगान चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स की फॉर्म में एक लगान जो है वो पे चार्ज करते हैं। अगर हम कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में जैसे जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आ रही थी, तो वहां पे 2 क्लासेस बन गई थी, जो कि थी एक कैपिटलिस्ट लोगों की और दूसरी थी उनमें काम करने वाले लेबरर्स की। ठीक है, तो यहां पे एक रिलेशन हमको देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट लोगों में और एक लेबरर्स में। तो यहां पे हमारे 2 तरीके के सिस्टम होते हैं जनरेट।
फ्यूडल सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे हमारी जनरेट हो जाती हैं। तो एक फ्यूडल सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स की एक क्लास होती है यहाँ पर जनरेट, लैंडलॉर्ड्स काफी ऊपर है, उसके नीचे हमारे आते हैं टेनेंट्स। एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारी या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम में हमारी एक क्लास होती है जनरेट, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स की। ओके, होपफुली एकदम आगे को समझ में। नेक्स्ट हमारी आती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ये भी हमने एग्रीकल्चर से पहले लास्ट वीडियो में समझा था, अगर आप लोग को याद हो तो एक बार और बता देते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जो कि बिल्कुल भी उस इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही है, ना के बराबर उस इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। स्टैग्नेंट का मतलब है एक ऐसी स्टेट जहां पे कि हमारा कंट्री आगे नहीं बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर चीज में। तो यहाँ पे एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी को अगर हम देखें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 0.5% हमारा पर कैपिटा जो हम अगर हम बात करें कि हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो हमारी 0.5% थी, और 2% हमारी, लेस देन 2% हमारी उस टाइम पे पर कैपिटा आउटपुट था। लेस देन 2%, 0.2% नहीं है ये आपका 2% है। तो 2% क्या है आपका वहां पे उस टाइम पे पर कैपिटा आउटपुट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कम माना जाता है, और 0.5% उस कंट्री की उस टाइम पे ग्रोथ रेट देखी जाती है। ठीक है, इन दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारे इसके पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? पिछड़ा हुआ, जहां पे कि जैसे हम कहते हैं कि बैकवर्ड एरियाज, तो उसी से आपका आया है अपना वर्ड बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कि आपकी हर चीज बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत खराब है। एग्जाम्पल जैसे कि वहां पे लो प्रोडक्टिविटी है। सेकेंड चीज, वहां के जो लोग हैं उनको प्रॉपर लिटरेसी नहीं है, मतलब वहां पे लो लिटरेसी है, लो पर कैपिटा इनकम है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये तमाम चीजें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी बैकवर्ड इकोनॉमी की। ओके, आगे हमारा बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेप्लीटेड। डेप्लीटेड का एक और वर्ड हमारा होता है डेप्रीशिएटेड। अब आपको आ गया वो समझ में। ऑफ कोर्स ये आप लोगों ने वर्ड आपका एक मैक्रो में भी आपने अगर ये आपका सुना होगा, और आपने आपका ये बीएसटी या फिर आपका अकाउंट्स में भी सुना होगा। डेप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी वहां पे चीजें डेप्रीशिएटेड, कम होती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ था? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांटेड कि हमारे इंडिया का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल्स हम यहां से उनके कंट्री ब्रिटेन में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सके, ताकि उनकी वहां पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज में वो काम आ पाए। इवन एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रेशर था हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज और हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे कि बहुत ज्यादा उन लोगों को उस टाइम पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा हमारे पे फोर्सफुली प्रेशर था हम पे ऑलरेडी क्रिएट। लेकिन जितना ज्यादा था प्रेशर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचा हमारे किसी भी सेक्टर्स में, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास पहले से असेट्स थे, जो भी हमारे पास पहले से कैपिटल गुड्स थे, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे लगातार डेप्रिशिएटेड होते ही चले गए। एंड दिस लीड्स टू व्हाट? डेप्लीटेड इकोनॉमी। एक डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी हमारी बन जाती है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा आता है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे ब्रिटिशर्स ने किस चीज का फायदा उठाया था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इन्होंने यहां पे इस्तेमाल किया था। आपको आगे होगा समझ में होपफुली। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, ऑफ कोर्स ये चीज एक वेल अवेयर है कि हमारे इंडिया में 200 सालों तक अप्रोक्सीमेटली ब्रिटिशर्स ने अगर हम पे करा है रूल, उसका यही मतलब है कि वी वर नॉट अ वेरी ऑन द सेम
प्लेटफॉर्म, हम सारे के सारे इंडियंस उस टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। सेम प्लेटफॉर्म का मतलब है कि सबकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, सबकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ पे, कल्चर के बिहाफ पे। ब्रिटिशर्स वर वेल अवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि हम अगर इंडियंस को जब तक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते रहेंगे तब तक दे वर नॉट कम इन एज अ वन, ठीक है ना, वो हमारे सामने कभी भी एकता की तरह से नहीं आएंगे, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम इस इंडिया पे आराम से अपना रूल करते रहेंगे। तो वो हमेशा जो चीज अपनाते थे उनका नाम क्या था, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, जो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज के बिहाफ पे हमारे इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। एंड दिस वाज द रीजन कि हमारे इंडिया में उन्होंने इतने टाइम तक अपना रूल करा था। ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि अलग अलग इकोनॉमी लेके आती हैं, कॉलोनियल, सेमी फ्यूडल, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड, डेप्लीटेड और एम्प्यूटेटेड, जो कि आपको बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फॉर अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर क्वेश्चन। ओके, दो चीजें बस मैं इसमें बस जरा और करना चाहूंगा, तो उसके हमारे इस चैप्टर को बिल्कुल एंड अप हो जाएगा हमारा चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, बस जरा बहुत थोड़ा सा और समझ लेंगे, देन विल एंड अप दिस थिंग। हमारे यहां पे एक और आती है चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सुएज कैनाल। यहां से अक्सर आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सुएज कैनाल हमारा क्या था, सुएज कैनाल एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एक तरीके का एक आर्टिफिशियल कैनाल है। आर्टिफिशियल मींस जो कि मैन मेड है, एग्जैक्टली जो कि वहां के लोगों ने ही बनाया है। तो दिस वाज एक्चुअली बिल्ट इन द ईयर 1869, और इस ईयर में सुएज कैनाल को एक्चुअली बनाया गया था। ये एक ऐसा था कैनाल जो कि वर्ल्ड वाइड, अगर हमें इंडिया से ब्रिटेन में जाना है, सो वी डोंट रियली रिक्वायर कि हमें अफ्रीका घूमते हुए वहां पे जाना पड़ेगा। दैट मींस अगर हमारा इंडिया कहीं एक इस जगह पे है और ब्रिटेन हमारा कहीं एक इस जगह पे है, लेकिन यहां से यहां के रूट के लिए हमें यहां पे एक पूरा का पूरा, यहां पे हमें एक अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से घूम के जाना पड़ता था। तो इससे इंडिया से ब्रिटेन जाने के लिए, या फिर यहां पे किसी भी एक एशियन कंट्री से यूरोप में जाने के लिए, या फिर अगर हम बात करें कि यूएस वगैरह में जाने के लिए, हमें बहुत ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा टाइम उतना ही एक्सपेंसिव पड़ता था और उतना ही ज्यादा हमारी कॉस्टिंग उस चीज की बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया गया जिसका नाम था सुएज कैनाल। और इस सुएज कैनाल के जरिए यहां पे एक कैनाल को डेवलप करा गया कि अब आसानी से यहां पे जितने भी जो हमारे शिप्स, जो कि हमारे कार्गोज होते हैं, वो हमारे इजीली यहां से होके जा सके। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल है कैनाल जो कि 1869 में बना था, और जिसने ब्रिटेन से इंडिया का जो ट्रेड था उसको और ज्यादा आसान कर दिया था। इसने ब्रिटिशर्स की बहुत मदद करी थी। अगर हम बात करें इस सुएज कैनाल की, कि अब ब्रिटिशर्स के लिए वहां पे पहुंचना, वहां से आना, वहां पे जाना, अपने सामान को कार्गोस के थ्रू जल्दी से जल्दी पहुंचाना बहुत आसान हो गया था, और जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उनका हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ गया था। एक और चीज लास्ट बिल्कुल हमारा है टॉपिक इसमें, कि ये आता है कि एट द टाइम ऑफ जब ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया पे था रूल, उस टाइम पे ऑफ कोर्स उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी को हमारे इन्होंने इंडिया में अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, और जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट्स में, बेसिकली ऑफ कोर्स बांग्लादेश भी है, लेकिन हाँ उस टाइम पे हमारा फिर क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। ऑफ कोर्स बांग्लादेश आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, तो इंडिया और पाकिस्तान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को मैं भी इसमें कर रहा हूं कंसीडर। सुएज कैनाल की अगर हम बात करें तो इसका क्या इफेक्ट क्या पड़ा, तो हमारे इंडिया में उस टाइम पे वी वर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड कॉटन। अगर हम बात करें बिफोर द पार्टीशन या फिर बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो वी वर एक्चुअली वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द जूट एंड कॉटन, जो कि सबसे ज्यादा एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी आपकी रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सुएज कैनाल, अगर हम बात करें यहाँ पे कि इंडिया और पाकिस्तान के डिवाइड होने के बाद जो बहुत सारी जूट की इंडस्ट्रीज थी,
वो पाकिस्तान में चली गई, और बहुत सारी जो एक ये कह सकते जो कि आज के टाइम पे एग्जैक्टली बांग्लादेश में है। तो बहुत सारी दिक्कतें वहां पे रही हमारे इंडिया में कि हम एक तरीके से जो एक बहुत अच्छा एक कंट्री था, जो कि एक जूट प्रोड्यूसिंग था कंट्री, वो आज के टाइम पे एक प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसको बहुत दिक्कतें आ रही थी अपनी इंडस्ट्रीज को मैनेज करने में। एंड द वन ऑफ द एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर एक काफी मेजर ब्रेक थ्रू मिला था हमारे इंडिया में उस टाइम पे, TISCO, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन हमारे इंडिया में। तो टाटा आयरन एंड स्टील हमारे इंडिया में एग्जैक्टली उस टाइम पे ओपन हुई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, इन द ईयर 1907 एट जमशेदपुर, बिहार। ये एक काफी बड़ा ब्रेक थ्रू था, काफी बड़ा कमबैक था हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के फील्ड में। अगर हम देखा जाए तो टाटा की एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उस टाइम पे हमारे इंडिया में सेटअप हुई थी। सो विद दिस एवरीवन, हमने इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। होपफुली इसके अलावा इस चैप्टर से मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है फर्स्ट वीडियो में, और इस सेकेंड वीडियो को कंप्लीट करते हुए हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी इसमें डाउट्स आते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स में एक बार हमें बिल्कुल बताइए, समझाइए हमें एग्जैक्टली इस चीज को बताइए कि हम कहां पे चीजों पे अब इन सब चीजों को और इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं आएगा। आप एक बार इन वीडियोस को एक बार अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन हाँ, आपका हर एक टॉपिक, हर एक चीज मैंने इसमें कवर करा है, इसमें कुछ भी चीज को मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। ओके, सो होपफुली आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, एक्चुअल में आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी, हम यही उम्मीद करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन, सी यू।